नाम में क्या रखा है साहब। आइए नमस्कार, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन से उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे। का परावर्तन होता है कि प्रकाश का परावर्तन उस घटना को बोलते हैं जब प्रकाश किसी ऐसे तल से टकराता है जो कि चिकना हो और एक तरफ से पॉलिशदार हो। ठीक है, चिकना हो और एक तरफ से पॉलिशदार हो। जब प्रकाश ऐसे किसी तल से टकराता है तो वो टकरा कर अपने माध्यम में पुनः वापस आ जाता है और इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब देखो है क्या, समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है एक बार और बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश ठीक है किसी ऐसे माध्यम से चलता है, किसी ऐसे माध्यम से टकराता है जो चिकना हो और एक तरफ से पॉलिशदार हो। जब उसके चिकने तल से प्रकाश टकरा कर वापस उसी माध्यम में आता है तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो समझ लो, तो जो प्रकाश का परावर्तन है, तो हमने चिकना तल की बात करी। तो सपोज कर लो कि हमने माना कि कोई हमारे पास चिकना तल है, उस चिकने तल का नाम हमने मान लिया कि M और M डैश है। अब देखो है क्या, ये कोई चिकना तल है और इसे एक तरफ से हमने पॉलिश कर दिया और एक तरफ से हमने इसे चिकना रखा, से ऊपर से चिकना रखा, नीचे से पॉलिशदार कर दिया। तो देखो होगा क्या, वो समझ लो कि प्रकाश की कोई किरण आएगी और कोई किरण जब आएगी तो इस पर टकराएगी। जब इसके चिकने तल पर टकराएगी तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराती है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो उस तल से टकराने के बाद वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। तो अब देखो है क्या, वापस इस माध्यम में लौट जाएगी। अब देखो माध्यम का मतलब समझते हो ना कि पहले जो किससे आ रही होगी, वायु से, और टकराने के बाद किसमें चली गई, वायु में, तो इसे माध्यम बोलते हैं। तो माध्यम क्या रहा, सेम वायु से आई थी, वायु में चली गई, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो देखो कोई समस्या नहीं, प्रकाश की किरण जो आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये ध्यान रखना, एक कुछ टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान रखनी है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी किरण जो किसी परावर्तक, एक और चीज ध्यान रखो, इसका नाम क्या होता है, इस तल का नाम क्या होता है, या इस पृष्ठ का नाम क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। मतलब यहाँ पर जो M और M डैश, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है आपको, इसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। सही है, या परावर्तक तल। तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से तल पर आपतित होती है या किसी तल पर आती है तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। एक और बार बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती है तो उस आने वाली किरण को ही हम आपतित किरण बोलते हैं। अब देखो है क्या कि जब प्रकाश की किरण इस आपतित मतलब प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस जाएगी, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की ऐसी किरण जब वो परावर्तक तल से टकराने के बाद वापस अपने माध्यम में आती है तो इस प्रकार की किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब वापस जाने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और जो आती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। अब देखो है क्या, वो समझ लो कि है क्या कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, इनके बीच कुछ कोण बन रहा होगा। कोण का मतलब क्या है, कुछ झुकाव होगा। झुकाव मतलब क्या है कि है या मतलब इससे कितने दूरी पर है, या ये जो है इससे कितनी दूरी पर है। ठीक है, मतलब कहना मतलब क्या है, इनके बीच कुछ ना कुछ तो गैप रहा होगा। वो गैप को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल का यूज करते हैं। अब देखो स्केल का शब्द क्यों यूज करा, क्योंकि स्केल का मतलब है कि किसी चीज को नापने का यूज करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो नापने का कार्य करे। ठीक है, यह हमें बताया कि इसमें इतना झुकाव है, इसमें इतना झुकाव। तो देखो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अविलंब। ठीक है, तो कहने लग क्या है कि इनके बीच जो झुकाव होता है, उस झुकाव को बताने के लिए या उस कोण को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अविलंब का। तो हम बोल सकते हैं यहां से हमने क्या करा, एक काल्पनिक अविलंब ड्रॉ कर लिया। हमने माना कि जो अविलंब है, सही है, इसका कुछ नाम मान लिया, इसका नाम मान लेना N और N डैश। हाँ, तो है क्या, वो देखो हमने N और N डैश कोई एक अविलंब माना। अविलंब का काम यही होता है कि ये बताता है कि आपतित किरण इससे कितनी दूरी पर है और परावर्तित किरण कितनी दूरी पर है। या बोल सकते हो कि आपतित किरण के बीच कितना गैप है और परावर्तित किरण के बीच कितना गैप है। या फिर बोल सकते हो अविलंब और आपतित किरण के बीच क्या कोण बन रहा है और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या कोण बन रहा है। मतलब हमें पता है जो अविलंब कहलाएगा, तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या कोण बन रहा है। अब देखो है क्या, वो समझ लो कि जो आपतित किरण है और अविलंब है, इनके बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। मतलब आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। से ये चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे कि इसका नाम क्या होगा, आपतन कोण। देखो आपतन कोण। अब एक और चीज ध्यान रखना, आपतन कोण को, ठीक है, हाँ अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल बोलने के कारण ही हम इसे किससे नोट करते हैं, स्मॉल आई से।
ये ध्यान रखना कि जो आपका आपतन कोण होता है इसे हम कैसे नोट करते हैं, स्मॉल आई से। और इसी तरह अगर बात करें जो क्या है अविलंब और जो क्या है परावर्तित किरण, ये ध्यान रखना कि कभी भी हम यहाँ से दूरी नहीं, यहाँ से एंगल नहीं मापते हैं, ठीक है, हम किसे मापते हैं अविलंब से। तो हम देखते हैं अविलंब से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखो कोई नहीं, तो हमें पता है अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। से ये ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तन कोण। और देखो परावर्तन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। सही है, रिफ्लेक्टेड एंगल बोले जाने के कारण से ही हम परावर्तक कोण को किससे नोट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम बोल सकते हैं, एक और बार बोलेंगे कि हम किसी परावर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, देखते हैं कि जब कोई आपतित किरण आती है या जब कोई किरण पड़ती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और वो टकरा कर जब अपने वापस माध्यम में जाती है तो उस किरण को बोलते हैं हम परावर्तित किरण, ठीक है। और इनके बीच के झुकाव या कोण को पता करने के लिए हम एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। और अविलंब बताता है कि अविलंब और आपतित किरण के बीच जो भी कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। सही, ध्यान रखना। और एक और चीज, जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं, मतलब अविलंब मिला, देखो आपतित किरण मिली और परावर्तित किरण मिली, सही है, ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे हम परावर्तन बिंदु भी बोलते हैं, सही है, या फिर कभी कभी हम इसे आपतन बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखना। इसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं, परावर्तन बिंदु भी बोलते हैं, सही है। हाँ, तो देखो है क्या, वही देखा हमने कि हमने अविलंब का, अगर कोई पूछे आपसे अविलंब क्या तो आप क्या बताओगे, अविलंब, ठीक है, अविलंब क्या करता है कि मतलब अविलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण इनके बीच बनने के कोण को बताता है या प्रदर्शित करता है। भाई बात करें, कोई पूछे आपसे आपतन कोण क्या होता है, आप क्या बताओगे, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछे आपसे परावर्तन कोण क्या होता है तो आप क्या बताओगे, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है इनको याद रखने का, आपतित मतलब आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तित मतलब परावर्तन कोण, और दोनों में अविलंब तो आएगा ही। तो मतलब हमें पता है अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। सही, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो कोई समस्या नहीं, अब इसे सिद्ध करने के लिए, ठीक है, दो नियम दिए गए कि मतलब किस माध्यम में या हम किसको परावर्तन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए दो नियम दिए गए, तो उन दोनों नियम को अगर जो घटना, ठीक है, प्रकाश की फॉलो करती है तो हम बोल सकते हैं वहां पर प्रकाश का परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है, ठीक है, या नहीं हो रहा होगा। तो कोई नहीं, देखो पहला नियम क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में या आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो एक ही तल का मतलब समझ लो, सपोज करो देखो आपके पास दर्पण है, ठीक है, यह परावर्तक पृष्ठ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और सपोज करो अविलंब यहाँ पर। तो देखो है क्या, जो आपतित किरण हो गई, चाहे परावर्तित किरण हो गई, और जो अविलंब हो गया, क्या बताओ, तीनों एक ही तल में। एक ही तल का मतलब क्या है, क्या तीनों एक ही बिंदु पर हैं। देखो इसका अलग बिंदु है, इसका अलग बिंदु, इसका अलग बिंदु है, तो यहाँ पर हम परावर्तन की घटना नहीं कह सकते। सही, ये ध्यान रखना। तो कहने वाला क्या वो देखो, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण मतलब आपतित किरण, इसके साथ साथ अविलंब, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं, तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये पहला नियम होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ चित्र के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है, ठीक है। और देखो दूसरा नियम क्या कहता है वो देखो, दूसरा नियम कहता है आपसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इनका मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो आप यही बोलोगे आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण किससे लिखते हैं, आई से। और वही बात करें हम परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी परावर्तन घटना में, ठीक है, या जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा वहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे,
ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश का परावर्तन डायग्राम के माध्यम से समझा, फिर डायग्राम के माध्यम से कुछ डेफिनेशन निकल के आई, डेफिनेशन क्या निकल गई, आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, ऐसे ये सब आपको लिखना है हेडिंग डाल के कि आपतित किरण, उसके बारे में लिखा कि जो प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो एंगल को बताता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यह अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है। इसी के साथ साथ हम ये बता सकते हैं कि जिस तल पर ये टकराते हैं उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब हेडिंग डालना है प्लस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है, सही। और फिर उसके बाद क्या करना है कि परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ तक हो गया। और फिर एग्जाम्पल का मतलब क्या है, उदाहरण। तो उदाहरण क्या ध्यान रखोगे कि हमने देखा कि जो परावर्तन की घटना होती है उसके कारण ही हमने देखा कि जब घरों में जो हम मिरर यूज करते हैं या दर्पण यूज करते हैं, सही है, हाँ, उस दर्पण के द्वारा हमारी छवि बन जाती है। ठीक है, तो छवि किस कारण बनती है, क्योंकि वहां पर उस दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, सही है। इसी वजह से हम अपनी शक्ल लक्ल या अपना चेहरा है, ठीक है, या अन्य वस्तुएं देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना घरों में जो हम दर्पण यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, समतल दर्पण। ये भी ध्यान रखना, सही। इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। या घरों में अपनी छवियों को देखने के लिए, छवि का मतलब क्या, प्रतिबिंब, ठीक है, या इमेज देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण। और जो किस घटना पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, हाँ, इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे पढ़ेंगे हम। और इस तरह रिवाइज कर लेना, इसे इस तरह नोट कर लेना, और जब पढ़ना तो इसी तरह आप एकदम मन में, ठीक है, हाँ, रिवाइज करते चलना, याद हो जाएगा बहुत जल्दी।